हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम जो अपना वीडियो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था सॉलिड स्टेट, कि कितने तरह के सॉलिड स्टेट्स होते हैं। सॉलिड जो हमारे हमने उसमें अंदर जैसे पढ़ा था कि दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन भी चार तरह के होते हैं। तो उसी से आगे हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे, तो आप उसी को ध्यान रखें। अब जो हम इस चैप्टर के अंदर जो हम करने जा रहे हैं, जो नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये चीजें जो है हम अभी करेंगे। मेन हमारी चीजें हैं क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स टाइप्स, यूनिट सेल उनके टाइप्स, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। टाइप ऑफ सॉलिड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सॉलिड्स दो तरह के हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक अमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स जो होते हैं वो ऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं। एटम्स जो होते हैं उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और क्रिस्टलाइन के हमने एग्जांपल भी पढ़े थे, आयरन, कॉपर, अदर मेटल्स लाइक NaCl। इसी तरह से हमने अमॉर्फस सॉलिड्स पढ़े थे कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इसके अंदर एटम्स का कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता, और वो हैफर्डली एक जगह से दूसरी जगह पे अरेंज होते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल पढ़े थे, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, जितने भी हमारे जो पॉलीमर्स हैं वो सारे हमारे अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ग्लास जो होता है उसको हम सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, और जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो ग्लासेस होते हैं वो नीचे से ट्रांसलूसेंट क्यों हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद में या कुछ सालों के बाद में, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक नया हमारा टॉपिक आता है दैट इज स्पेस लैटिस, या इसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, देखो कोई भी हमारा सॉलिड है उसका जो अरेंजमेंट है एटम्स का, अगर हम उसको थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर देखें, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम है थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर। देखो जैसे यहाँ पे आपका जो है एक ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। अब इसका जो है एटम का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर किस तरह का है, वही हमारा जो है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। इसमें जो है बेसिकली जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, दोनों एक ही चीजें हैं। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उसमें यूनिट सेल क्या होता है। देखो आपका कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, मान लो ये आपका पूरा एक क्रिस्टल लैटिस था, इसके अंदर से जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको अगर हम इसमें से अलग कर दें, सेपरेट कर दें, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट सेल विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द थ्री डायरेक्शन रिप्रोड्यूसेस द लैटिस। बहुत सारे यूनिट सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो एक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं। या हम इसको सिंपली यूं कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या स्मॉलेस्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये अपने दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल है उसके अंदर बेसिक पैरामीटर्स क्या है, किस बेस पे हमने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया है, तो उसमें हमारे दो पैरामीटर हैं। वन इज एक्सियल लेंथ, दैट इज A, B एंड C। तो ये आपकी C हो गई, ये आपकी B हो गई, और ये आपकी A हो गई। तो ये जो है A, B और C, ये जो है दीज आर एक्सियल लेंथ। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल। यानी दो पैरामीटर्स के ऊपर हमने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया है, एक तो एक्सियल लेंथ और दूसरा इंटर एक्सियल एंगल। लेंथ आपकी ABC और इंटर एक्सियल एंगल आपके अल्फा, बीटा या गामा। तो इस बेस पे हमने जो हमारी यूनिट सेल्स हैं उनको क्लासिफाई किया है। अब देखो जो हमने क्रिस्टल लैटिस पढ़ी है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जैसे हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, एक तो उनका एक्सियल बॉन्ड लेंथ और दूसरा उनका इंटर एक्सियल एंगल। तो उसी बेस के ऊपर बहुत सारे हमारे क्रिस्टल लैटिस जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। और जो मेन हमारे क्रिस्टल लैटिस हैं वो 7 है, जिसके अंदर सबसे पहला क्यूबिक है। क्यूबिक के अंदर आपकी A, B और C, ये जो तीनों हमारे एक्सियल बॉन्ड लेंथ हैं वो इक्वल होंगे, यानी जितनी लेंथ A की होगी उतनी ही B की होगी और उतनी ही C की होगी।
उनके जो इंटरएक्सियल एंगल्स हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये तीनों भी जो एंगल्स हैं दे विल बी ऑफ 90 डिग्री। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्यूबिक है इट इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, वो सबसे ज्यादा जो है सिमेट्रिकल है हमारा क्यूबिक जो है। तो हम सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं दैट इज क्यूबिक, क्यूबिक हमारा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक है, दैट इज द मोस्ट सिमेट्रिकल। दूसरा आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है कि जो आपके तीन बॉन्ड लेंथ थी ए बी एंड सी, उनमें से ए और बी तो इक्वल होती हैं, लेकिन सी जो है वो इक्वल नहीं होती ए और बी के। ये आपका डायग्राम है हेक्सागोनल का। तो इसके अंदर जो है जो आपके बॉन्ड एंगल्स हैं, अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो आपका गामा है इट इज ऑफ 120 डिग्री। इसी तरह से हमारा एक और क्रिस्टल लैटिस होता है टेट्रागोनल। इसके अंदर ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बीटा और गामा तीनों ही जो है 90 डिग्री के हैं। तो एक तो हमारी सबसे पहले ये तीन हो गए। क्यूबिक के अंदर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, और जो इसके एंगल्स हैं वो तीनों जो है 90 डिग्री के होते हैं। अगर ए बी के इक्वल है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा का 90 डिग्री एंगल है और गामा 120 डिग्री का एंगल है, देन इट इज हेक्सागोनल। और अगर ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के हैं तो आपका टेट्रागोनल है। यानी सबसे ऊपर आप जैसे क्यूबिक हो गया, क्यूबिक के बाद अगर मान लो उसके अंदर एक चीज जो है सिमिलर नहीं है, बी और सी इक्वल नहीं है, दैट इज टेट्रागोनल हो गया। और अगर मान लो उसके अंदर एक बॉन्ड एंगल भी सिमिलर नहीं है और वो 120 डिग्री का है, दैट इज हेक्सागोनल। इसी तरह से अगर मान लो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है बट दीज आर नॉट ऑफ 90 डिग्री, देन इट इज रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल। ऑर्थोरोम्बिक में ना ए बी के बराबर है ना बी सी के बराबर है, अल्फा बीटा गामा तीनों जो है वो 90 डिग्री के हैं, देन इट इज ऑर्थोरोम्बिक। मोनोक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा जो है 90 डिग्री के हैं बट जो हमारा बीटा है इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमारा ट्राइक्लिनिक है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, जिसमें ना तो कोई भी बॉन्ड लेंथ इक्वल है और ना ही कोई भी बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, ना ही इक्वल है। वो हमारा जो है ट्राइक्लिनिक हो गया, ना सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक है। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल जो है वो आपका क्यूबिक है और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल जो है वो आपका ट्राइक्लिनिक है। तो ये हमारे 7 तरह के जो है पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनके अंदर भी जैसे हमारा क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर हमारा सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है, बीसीसी भी हो सकता है, एफसीसी भी हो सकता है। तो वो हम अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे, इसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब यूनिट सेल को हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं। यूनिट सेल अभी हमने पढ़ा, यूनिट सेल क्या है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल पहले हम डिवाइड करते हैं दो तरह की, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जो ये सबसे पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, जिसके अंदर एटम सिर्फ मौजूद है कहाँ पे, कॉर्नर्स के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके अंदर एटम्स कहाँ मौजूद होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर। अगर मान लो उसके अंदर कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं पे एटम मौजूद है तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव के अंदर कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं पे एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट सेल क्या है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रिस्टल लैटिस की उसको यूनिट सेल कहते हैं। उसके बाद यूनिट सेल दो तरह से हमने डिवाइड की है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव सेल के अंदर एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं और नॉन प्रिमिटिव के अंदर कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी एटम मौजूद होंगे। जैसे ये हमारा जो है सबसे पहला जो है दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर एटम सिर्फ इन कॉर्नर्स पे हैं, तो ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये तीनों हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, एटम्स कॉर्नर के अलावा और भी जगह पे मौजूद हैं। जैसे ये हमारा बीसीसी है, बीसीसी के अंदर एटम एक बॉडी के सेंटर में मौजूद है। ये 8 तो कॉर्नर्स हो गए, इन 8 कॉर्नर्स के अलावा एक कहाँ मौजूद है, बॉडी के सेंटर में। इसी तरह से ये हमारा फेस सेंटर्ड है कि फेसेस के ऊपर भी मौजूद है। और हमारे आप देखोगे ये 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 और ये नीचे की साइड में 6। ये दो तो हमारे फेसेस हो गए, एक इस फेस में, एक बैक साइड में, एक ऊपर और एक नीचे, और एक लेफ्ट और राइट में, तो 6 फेसेस होते हैं।
तो एटम्स कॉर्नर्स के अलावा अगर फेसेस पे भी मौजूद हैं देन इट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर जो हमारे यूनिट सेल है उसमें कॉर्नर्स पे भी एटम मौजूद है किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे, चाहे इन दोनों फेस पे, चाहे ऊपर नीचे फेस पे, चाहे आमने और सामने फेसेस पे, तो उसको हम कहते हैं एंड सेंटर। ठीक है, एक बार वापस रिकैप करते हैं। यूनिट सेल क्या है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं और नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर्स के अलावा कहीं और पे भी एटम मौजूद हो सकते हैं, जैसे बॉडी के सेंटर में, फेसेस पे, या दो अपोजिट एंड्स पे। ठीक है, तो अगर बॉडी के सेंटर में मौजूद है कॉर्नर्स के अलावा तो बीसीसी हो गया या बॉडी सेंटर्ड हो गया। अगर फेसेस पे भी मौजूद है, 6 फेसेस होते हैं, तो फेस सेंटर्ड हो गया। अगर कॉर्नर्स के अलावा किन्हीं दो अपोजिट फेसेस पे या एंड्स पे मौजूद है दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ चलते हैं आगे। ये हमारा बीसीसी है। कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स के अलावा 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, एक बॉडी के सेंटर में। जो बॉडी के सेंटर के अंदर एटम है, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपका बीसीसी है उसके अंदर एटम्स कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी के सेंटर पे मौजूद। ये आपका एफसीसी है, जो आपके 8 कॉर्नर्स हैं, उन 8 कॉर्नर्स के अलावा हमारे 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। इन 6 फेसेस पे भी एटम्स मौजूद हैं, तो वो हमारा एफसीसी होगा। ये सेम एग्जांपल है एफसीसी का, जिसमें एटम्स जो है वो कॉर्नर्स के अलावा फेसेस के ऊपर, ये आपका फेस है, इस साइड का आपको दिख रहा है, ठीक है, उस बैक साइड में भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो ये 6 फेसेस हैं, ये नीचे का है, ये ऊपर का है, तो 6 फेसेस के ऊपर भी एटम्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज एबीसी टाइप। ठीक है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम एटम्स काउंट कैसे करेंगे। देखो, जो भी एटम्स अगर मान लो कॉर्नर्स पे है वो दूसरी 8 सेल से शेयर्ड होता है, तो अब उसका जो हिस्सा आएगा एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल के अंदर वो आएगा 1/8 हिस्सा। ठीक है, अगर एजेस पे एटम्स प्रेजेंट है, ये एजेस होती हैं, अगर इन एजेस के ऊपर एटम्स प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन आएगा 1/4, क्योंकि वो 4 दूसरों से, जैसे मान लो यहाँ पे मौजूद है तो वो 4 और भी दूसरे एटम से अटैच है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 आएगा। जो फेस पे है, जैसे मान लो इस फेस पे है तो एक यूनिट सेल यहाँ पे भी होगी, तो अगर इसको काटेंगे तो इसका आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में आएगा और आधा हिस्सा दूसरी यूनिट सेल में आएगा, तो वो हाफ होगा उसका कंट्रीब्यूशन। जो बॉडी के सेंटर में है वो पूरी यूनिट सेल के अंदर ही मौजूद है, वो किसी दूसरी यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, तो वहां पे उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो पूरा होगा 1 एटम पर सेल। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना कि जो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं ये तो सबके अंदर ही मिलेगा। जैसे हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं और 8 दूसरी यूनिट सेल से वो शेयर्ड होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 8/8 यानी 1 एटम। यानी एफसीसी के अंदर आपका सिर्फ एक एटम, सॉरी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ आपका एक एटम मौजूद होगा। इसी तरह से क्या आप बता सकते हो बीसीसी में कितना होगा? क्योंकि बीसीसी में क्या है, कॉर्नर्स पे है और एक बॉडी के सेंटर में, तो कॉर्नर्स पे 8 हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन हो गया एक एटम 1/8 का, और जो बॉडी के सेंटर में है वो किसी के साथ शेयर नहीं होता, तो 1 + 1 यानी बॉडी सेंटर में होंगे 2। इसी तरह से फेस सेंटर, फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। और कितने फेस होते हैं, 6, तो 6 का हाफ कितना हो गया, 3 एटम्स तो हो गए फेसेस पे और एक एटम हो गया कॉर्नर पे, यानी उसमें एफसीसी में कितने एटम्स आएंगे, 4। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम होता है, बीसीसी में आपके 2 एटम होंगे और एफसीसी में आपके 4 एटम। ठीक है, तो ये हमारा बीसीसी है। ये बॉडी के सेंटर में देखो, ये जो आपके कॉर्नर्स हैं, इस यूनिट सेल से हमने हिस्सा निकाला, तो ये वाला 1/8 हिस्सा ही आया है एक यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स पे जो मौजूद है, तो इनका 1/8 और 8 कॉर्नर थे, तो 8 × 1/8, और बॉडी के सेंटर वाला किसी और यूनिट सेल में इसका हिस्सा नहीं गया, तो इसका हिस्सा पूरा आया, तो ये हो गया 1। तो इसका एक हिस्सा और एक हिस्सा इसका, तो ये टोटल आपके जो यूनिट सेल में एटम बीसीसी में हो गए वो 2। अब आते हैं एफसीसी में। एफसीसी में देखो, ये आधा हिस्सा, एक इधर आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, ऊपर आधा हिस्सा,
नीचे वाले में आधा हिस्सा, क्योंकि फेसेस हैं 6 फेसेस का आधा हिस्सा होता है, तो ये हो गया 3 एटम, और कॉर्नर्स का वही 8 इंटू 1/8 यानी 4 एटम, यानी एफसीसी के अंदर टोटल आपके 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक आपका एटम होता है, क्योंकि सिर्फ एटम कॉर्नर्स पे। बीसीसी के अंदर 2 एटम्स होते हैं, क्योंकि आपका एक 1/8 कॉर्नर्स का हो गया जिसमें एक एटम आया, और एक बॉडी के सेंटर में 2 एटम हो गए। एफसीसी के अंदर आपका 8 इंटू 1/8 और 6 फेसेस हैं, उनका आधा हिस्सा यानी 3, तो टोटल हो गए 4। तो ये आपके एफसीसी में 4 एटम होंगे। ये आपने समझ के इनको आपने याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह जब भी हम करेंगे तो उस टाइम पे भी ये यूज में आएंगे। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और चीज आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किसी भी एटम के चारों ओर कितने और एटम्स अटैच हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे बीसीसी के अंदर बॉडी के सेंटर में एटम है, तो बॉडी के सेंटर में जो एटम है उसके साथ में कितने और अटैच है? 8 एटम, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ एटम अटैच टू ए गिवन स्फीयर। किसी भी गिवन स्फीयर के साथ में कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अभी जो हमने इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ा, क्रिस्टल लैटिस क्या क्या होती है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस कितने तरह की होती है, यूनिट सेल क्या है, नंबर ऑफ एटम यानी यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं। और तीसरी चीज हमने पढ़ी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच टू ए गिवन स्फीयर, उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो मैंने इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोग 30 मिनट्स का अगर वीडियो हो जाता है तो उसमें बड़ी मुश्किल 10-15 मिनट ही देखते हो। तो ये सिर्फ मैंने आपको 16-17 मिनट का वीडियो बनाया है, और एक ही 2-3 टॉपिक जो हमने लिए, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चीजें आपको टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल लर्न करनी है। कोई भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना है। जैसे क्रिस्टल लैटिस हमने पढ़ा था, क्रिस्टल लैटिस क्या है? जब हम एटम का अरेंजमेंट करते हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस, वो क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रिस्टल लैटिस जो है वो जो है हमने 2 पैरामीटर्स पे हमने डिस्कस किए हैं, एक तो एंगल्स और उनकी एज लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस हमारे 7 होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल आपका क्यूबिक है, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल जो है वो आपका ट्राइक्लिनिक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि ब्रेव लैटिस होते हैं, कि क्रिस्टल लैटिस को हम फर्दर डिवाइड किया है इसमें कि वो उसमें सिंपल क्यूबिक है, उसमें बॉडी सेंटर्ड है, या उसमें एफसीसी है। तो टोटल आपके 14 ब्रेव लैटिस होते हैं। ब्रेव लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट। वो हमारे टोटल 14 ब्रेव लैटिस। क्रिस्टल लैटिस 7 है, ब्रेव लैटिस 14 है। उसके बाद यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, और नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर्स के अलावा किसी और जगह भी, या तो बॉडी के सेंटर में, या फेसेस पे, या किसी 2 एंड्स पे। अगर बॉडी के सेंटर में है तो बीसीसी, फेसेस पे है तो एफसीसी, और 2 अपोजिट एंड्स पे है तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा है, किसी भी एटम या गिवन स्फीयर के साथ में कितने और दूसरे एटम अटैच हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुई होंगी। आप जितना ज्यादा इसको रिवाइज करोगे उतना ही आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। और मैंने आपको कहा था मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, जिनके आपको आंसर्स खुद देने हैं। तो क्वेश्चंस में आंसर मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, आपको सिर्फ मैं आपको जो टॉपिक्स हैं वो समझाऊंगा, और उस समझने के बाद में आपने उनके आंसर्स जो है वो देने हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपनी स्टडीज को बहुत सीरियसली लेंगे, और जो हमारा ये सेकंड वीडियो है इसको भी, और जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसको भी ढंग से पढ़कर अपने टॉपिक जो भी हैं उसको क्लियर करेंगे। डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू।